बात कर रहे थे जी लेक्चर नंबर हमारे 15 के बाद लेक्चर नंबर 16 में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर थे ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा लार्ज थे, इसी के साथ इनको कम अज़ कम इंटायर एक रूम रिक्वायर्ड होता था रखने के लिए। फिर ड्यू टू इनका साइज़ बड़ा था तो इसके लिए इनको ठंडा करने के लिए एसी का इस्तेमाल और कोई ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करना, फैंस वगैरह की यूजेज भी ज़्यादा थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे और टास्क सेम टाइम पर ही कम्युनिकेट करते थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर हमारे पास क्या थे, एक्सपेंसिव थे। कोई नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन इसको परचेज़ नहीं करता था। इसको कोई भी इदारा, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस की या आर्मी का डिपार्टमेंट या डिफेंस का डिपार्टमेंट इनको परचेज़ करता था। जो प्राइस थी मेन फ्रेम कंप्यूटर की फ्रिक्वेंटली रन इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी। जब स्टार्ट में ये आए थे तो इनकी जो अमाउंट थी वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ही मिलते थे। ये 1950s के बाद की बात है। दिस टर्मिनल लुक लाइक टू बी कंप्यूटर्स आर डिवाइसेस जो कि सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन करते थे, और टर्मिनल्स कैन बी लोकेटेड टू द सेम मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ इनके अटैच होते थे, जो कि किसी भी रूम, बिल्डिंग, सिटी, लार्ज बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम यूज़ करते थे। और इसकी जो एग्जांपल थी वो हमारे पास बुक में भी मेंशन्ड है। बर्गस थी, अमेडल 580 थी, साइबर 176 थी और IMB 431 मौजूद थी। इसके बाद जो हमारे पास आगे थे वो हमारे पास हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स मेन फ्रेम से स्मॉल थे, इनके लिए इंटायर रूम की जगह नहीं थी और ये बहुत ही महंगे भी नहीं थे, ये लेस एक्सपेंसिव थे। इसके लिए जस्ट लाइक एक आपके पास जो फोटोकॉपियर मशीन होती है, इतने साइज़ में ये कंप्यूटर आ गए थे। जिसके बाद इसकी जो कॉस्ट थी वो भी फ्यू थाउजेंड डॉलर्स थी, जो कि मेन फ्रेम से कम थी। फ्यू डॉलर्स में आप इनको परचेज़ कर लेते थे, डॉलर्स ऑफ थाउजेंड्स में। और स्पीड ऑफ एक्यूरेसी इसकी मेन फ्रेम से ज़्यादा थी और लिमिटेड स्केल के ऊपर ये काम करते थे। ये भी बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, जस्ट एक लिमिटेड स्केल तक ये रजिस्टर्ड हो। इसका टर्मिनल काम ये था कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो थे ये मीडियम, स्मॉल बिजनेस और टिपिकल टाइप कंप्यूटर में यूज़ करते थे, जैसे कि मिनी कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल प्राइम 9755 पहला आया था, वैक्स 8650 आया था और IBM 36 हमारे पास मौजूद था। इसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे घरों में भी आजकल भी हम यूज़ करते हैं, इन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। जो पर्सनल कंप्यूटर्स है ये यूजली डिवाइड करते हैं इनटू डेस्कटॉप मॉडल और लैपटॉप्स में हमारे पास मौजूद आए। देयर आर टेरिबली लिमिटेड टू बी कंपेयर्ड ऑफ लार्जर मॉडल। हम डिस्कस करते हैं बिकॉज ऑफ 1 पर्सन एट अ टाइम इसको यूज़ करता था। ये थोड़े से स्लो थे क्योंकि बड़े कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से ये थोड़े स्लो हो गए, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंस ऑफ रैम के ऊपर ये फोकस रहते हैं और रोम के ऊपर ये फोकस रहते हैं। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर बिल्डिंग करते हैं तो रैम में इजाफा करेंगे तो उसकी स्पीड परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो इनकी रैम जब आना स्टार्ट हुई थी तो पहले बहुत ही कम थी, 64 MB से फिर 122, 128 MB अप टू सो ऑन। फिर ये आपके पास चलता गया कि टेराबाइट में आता गया, गीगाबाइट में आते गए, मेगाबाइट्स में आते गए। फिर इनकी रैम्स थी जो पहले आते थे वो सिम इन फॉर्म में आते थे, फिर ये डिम में आ गए। ये सब आपकी कंप्यूटर टर्म्स में आप पहले भी इनको रीड कर चुके हैं। सिंगल इन मेमोरी मॉड्यूल, ड्यूल इन मेमोरी मॉड्यूल, फिर DDRM में आ गए, EPROM में आ गए, फिर DDR3 रोम में आ गए, जो कि बहुत फास्टेस्ट कंप्यूटर समझे जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट टर्म जो बचती है वो है हमारे पास मेन जो सुपर कंप्यूटर्स। बहुत ही ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट वाले इनको यूज़ करते हैं। ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के लिहाज से ये हमारे पास सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट नीड टू स्पीड ऑफ पावर ऑफ सुपर कंप्यूटर। इसकी हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें इसकी स्पीड को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, ये ऑटोमेटिकली पहले से बिल्ड इन ही बहुत फास्ट होते हैं। दी सुपर कंप्यूटर्स आर टास्क रिक्वायर्ड टू बी मेमोरी डेटा मैनिपुलेशन, जो मल्टीपल डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेदर को हासिल करना। सुपर कंप्यूटर्स आर मूविंग टूवर्ड द मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होते हैं।
टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ हो रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की अफेक्शन ऑफ कार्स को बनाना, और उसके लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं, जिसकी इसकी एग्जांपल थी क्रे 1, क्रे 2 और साइबर 205, बहुत बड़े कंप्यूटर्स के जो हमारे पास नाम सामने आए। ये तो कि अब हमारे पास टाइप्स, जिसमें हमने कंप्यूटर के आने से लेकर अब तक बात की कि पहले कंप्यूटर अबैकस आया, फिर उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर जब आना शुरू हुए तो उसकी टाइप्स में आए, मेन फ्रेम, मिनी में, फिर उसकी जनरेशन्स की बात की, उसकी टाइप्स की भी हमने बात की और क्लासिफिकेशन की भी अब हमने बात की। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास कंप्यूटर की कंपोनेंट्स की बात है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो किन कंपोनेंट्स में बनता है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो ये सब कुछ हमें मालूम है कि कंप्यूटर दो चीज़ों पे बिल्ड होता है, एक जो हार्डवेयर कहते हैं और एक को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जो फिजिकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर से रेलेवेंट है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर का नाम देते हैं। जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर उसकी बदौलत काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। इसकी बहुत बड़ी एक एग्जांपल ऐसे कि मैं एक इंसानी ह्यूमन बॉडी आपके सामने मौजूद हूँ, तो मेरी जो बॉडी के पार्ट्स जो काम कर रहे हैं उसको मेंटेन कौन करा रहा है, ब्रेन उसको मेंटेन करा रहा है। तो अगर ब्रेन ही नहीं हो तो आपका हार्डवेयर किसी भी काम नहीं कर सकता, और अगर फिज़िकल पार्ट मौजूद हो और सॉफ्टवेयर मौजूद उसमें ना हो जो कि काम कर सके, परफॉर्मेंस दे सके, तो आपके हार्डवेयर भी काम नहीं करता। दोनों आपस में ये इंटरलिंक होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं जी, ये एक मैकेनिकल कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर नॉन एज कंप्यूटर हार्डवेयर का नाम दिया जाता है। जिस कॉम्पोनेंट आज जो कि फिजिकली देखे जा सकते हैं, हैंडल किए जा सकते हैं, और फंक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट्स इनको डिवाइड करते हैं 3 मेन कैटेगरीज में। हम इनको 3 मेन कैटेगरीज में हार्डवेयर को डिवाइड करते हैं। पहली जो होती हैं वो इनपुट की वो तमाम तर होती है जिसमें हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, अभी हम इनके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। फिर होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर हमारे पास होती है आउटपुट यूनिट, और लास्ट हमारे पास कौन सी होती है, आउटपुट। यानी जब भी हम कंप्यूटर को डेटा पहले देते हैं तो वो इनपुट से डेटा दिया जाता है, फिर उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सॉल्व किया जाता है, फिर हम उससे क्या हासिल करते हैं, आउटपुट हम मैसर करते हैं। इनपुट की बात करें तो इनपुट जो हमारे पास है वो यूज़र कंप्यूटर है। इनपुट यूज़र हमारे पास फर्स्ट डेटा को एक्सेप्ट करता है। जब भी आप डेटा देंगे, कैलकुलेटर पे देते हैं, कंप्यूटर पे देते हैं, तो पहले डेटा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि वो वाकई में आपने डेटा ठीक इंटर किया कि नहीं किया। उसके बाद डेटा एक्सेप्ट करने के बाद ये इसको टर्म में तब्दील करेगा कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म कौन सी होगी, बाइनरी की, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वो बाइनरी होती है 0 एंड 1 की। उसके बाद यही कोडेड मूव करते हैं सिस्टम में, और प्रोसेस होने के लिए हमारे पास चले जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जिसमें जो डिवाइसेस हमारे पास अगर काम करती हैं, सबसे पहले तो इनपुट में हमारे पास जो डिवाइसेस के नाम आ जाएंगे वो आ जाएगी सबसे पहले माउस, फिर हमारे पास जो पॉइंटर का काम भी करती है, जो कि एक फिजिकल डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह प्लेस करना, कॉपी करना, कट करना, कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है तो कंट्रोल के तौर पर अमूमन हम यूज़ करते हैं, जिसके पॉइंटर होते हैं और कर्सर का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि मूव करेगी स्क्रीन टू स्क्रीन, ये मूव करती है। जो इसमें पॉइंटर का काम होता है माउस के अंदर, जो कि आपके पास अमूमन जो शेप आ रही होती है माउस ही बना होता है या ऐसे एरो सा बना होता है। इस पॉइंटर का मतलब होता है कि स्क्रीन में किस चीज़ को हमने सेलेक्ट करना है ऑन द वॉल स्क्रीन के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो कि हमारे पास पॉइंटर है। पॉइंटर के बाद वो पॉइंट शो करता है कि हमने किस चीज़ को सिलेक्ट किया है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फिर इस माउस के ऊपर हमारे पास 2 बटन्स बने होते हैं ऐसे, एक लेफ़्ट की और एक हमारे पास राइट की, और नीचे अब जो क्या आपके पास जो माउस आ रहे हैं वो इंफ्रारेड लाइट नीचे लगी हुई होती है। पहले जो आते थे उसमें ट्रैक बॉल मौजूद होती थी। अब आपने कोई भी चीज़ क्लिक करनी है तो आप कर्सर माउस को मूव करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे लेके जाएंगे तो आप उसको क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा। डबल क्लिक करने पे भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें आपके पास रीनेम करना, कॉपी करना, न्यू फोल्डर बनाना, उसको डिलीट करना,
कैंसिल करना, ये सब ऑप्शन उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। यही माउस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का काम भी करता है। किसी एक ऑब्जेक्ट को, चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना भी, तो आप लेफ़्ट बटन की से उस ऑब्जेक्ट, उस आइकन को सिलेक्ट करते हैं और उसको जहाँ पे भी ड्रॉप या पेस्ट करना होता है तो आप उसको ड्रैग और ड्रॉप मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड इसके बाद जो डिवाइस इनपुट की आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा इंसान का कंप्यूटर पे जो काम होता है और जो यूजेज होती है वो कीबोर्ड पे होती है। विदाउट कीबोर्ड हमारे लिए टास्क करना मुश्किल थे, तो इसलिए कंप्यूटर के साथ इस चीज़ को आसान करने के लिए कीबोर्ड बनाया गया, जिसको कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, कमांड और डेटा इंटर के तौर पर हमारे पास काम करती है, जिसमें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिकल फॉर्म में न्यूमेरिक डेटा पुट करते हैं। इसी में हम न्यूमेरिक कीबोर्ड भी है, न्यूमेरिक कीबोर्ड, अल्फ़ाबेटिक भी है, अल्फ़ाबेटिक्स हम पेस्ट करते हैं। इसी के साथ हमारे पास इसके ऊपर फंक्शन कीज़ हैं, स्पेशल कर्सर कीज़ भी होती हैं जो एरो साइन बने होते हैं आपके पास लेफ़्ट राइट, अमूमन आप गेम के लिए या चीज़ को, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। नेविगेशन कीज़ होती हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड एक हमारे पास ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा देने के लिए काम करती है, जिसमें यूज़र और कंप्यूटर सबसे ज़्यादा काम कीबोर्ड में है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी में अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो हमने कोई भी डेटा सॉल्व करने को, मैथमेटिकली क्वेश्चन करना, तो हम न्यूमेरिकल कीज़ का यूज़ करेंगे। हम न्यूमेरिक कीवर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल कीवर्ड्स और साथ में हमारे पास फंक्शन की जो स्पेशल F1 से लेकर F12 तक लिखी होती है फंक्शन कीज़ हम इसमें यूज़ करते हैं। कर्सर की ऑब्जेक्ट को ऊपर करना, मूव करना, ड्रॉप करना, हमारे पास कीज़ मौजूद है। फिर मज़ीद स्पेशल कीज़ में बैक स्पेस, किसी चीज़ को मिटाने के तौर पर, स्पेस बार स्पेस देने के लिए, ऑब्जेक्ट करने के लिए, फिर टैब, कोमा, यानी जो ग्रामेटिकली इंग्लिश तौर पे जो भी वर्ड्स हमारे पास यूज़ होते हैं अमूमन उसकी हमारे पास कीवर्ड्स और कीबोर्ड के ऊपर वो सारी कीज़ मौजूद होती हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक आज हम बात करते हैं लाइट पेन। जो लाइट पेन है ये भी इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस काम करता था तो ये एक इंफ्रारेड रे का लाइट पेन होता है, जिसके आगे इंफ्रारेड रे होती है। एक हार्डबोर्ड शीट होती है, जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा तो वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली लिखती चली जाएगी। इसको हम कहते थे लाइट पेन, जो कि एक सेंसिटिव टिप होती थी, डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर में हम वीडियो स्क्रीन पे यूज़ करते थे, प्रेसिंग अ क्लिप के ऊपर इस्तेमाल करते थे, लाइट पेन के ऊपर यूज़ करते थे। पेन कंटेन करता था लाइट सेंसर और उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर इसी के साथ हमारे पास जो लास्ट इसकी डिवाइस मौजूद है इनपुट में वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक अमूमन तो यूज़ होती थी गेम्स वगैरह के लिए, लेकिन इसका काम भी जस्ट लाइक माउस की तरह है, कर्सर को एक जगह से मूव करना, एंगल ऑफ सर्कल्स बनाना, किसी भी डायरेक्शन में किसी इवेंट में जाना, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, जॉयस्टिक का। ये हो गया जी हमारा आज का टॉपिक, पेज नंबर 414, 415, 416 और उसके पीछे जाएँ तो 413 के आज हमने टॉपिक किए हैं। इन्हीं को आपने नोट भी करना है, जितने टॉपिक्स मैंने की पॉइंट्स आपको बताए हैं, और जो इन्हीं के आपने पॉइंट्स को मेंशन करना है, तो कि ये कल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी साथ में काम करती है। थैंक यू सो मच।